Good afternoon to all of you. Myself, Professor Bhavik Panchal. Today we are talking about the subject management of cooperatives, and the name of the topic is consumer cooperative. Consumer cooperative, the topic we have discussed in earlier session also. Fine. So we are continuing that topic, consumer cooperatives. Fine. In between the session, you can interact with me. Fine. If you want to ask any questions, you can unmute your audio and you can ask the questions. Fine. First of all, chat with me. Ask the chat if you want to say anything. Chat me. Fine. And then I will allow you to speak. Fine. I will appreciate if you are asking or interacting with me. It is good. Fine. But follow the procedure. You need to chat. You need to ask me first of all, and then I will allow you to speak. Fine. We have discussed about consumer cooperatives, definition part, introduction part, consumer cooperatives, objectives, what is the need of consumer cooperatives, fine. Merits and demerits of consumer cooperatives, we have already discussed. Composition of consumer cooperatives, we discussed yesterday. NCCF, National Consumer Cooperatives Federation. Then SCCF, we also discussed. This was the function of NCCF. Now this is about SCCF, State Cooperative Consumer Federation. And we discussed yesterday, we discussed about wholesale stores. There are various wholesale stores in the country, in each district, in each state. Fine. Then departmental stores, we have discussed about supermarket, Super Bazaar of Delhi. We have discussed about Apna Bazaar, that is in Ahmedabad. From this topic, we will continue primary consumer cooperatives. Fine. This कंज्यूमर स्टोर इज फॉर रूरल पॉपुलेशंस, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, ये स्टोर एक्सक्लूसिवली उनके लिए है. फाइन. कंज्यूमर स्टोर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द विलेज पीपल, बिकॉज गांव के लोग जो है उनको काफ़ी सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है. बट देर आर डिफ़िकल्टीज इन स्टार्टिंग सच स्टोर्स, बट ये स्टोर्स स्टार्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है. फाइन. The work of these stores are therefore entrusted to 34,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी. और ये जो काम है वो सबसे पहले किसको दिया गया? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, जिसको प्राइमरी लेवल मतलब विलेज लेवल पे काम करते हैं, इनको ये काम दिया गया. क्या काम दिया गया? कि ये प्राइमरी कंज्यूमर स्टोर ओपन करने का. और गांव के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ तक उनको कोई भी प्रोडक्ट्स पहुंचने में बहुत देर होती है. ठीक है, राइट नाउ अभी आप देखो कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अगर सप्लाई चेन में मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे काम करता है? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट जाता है, वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, उसके पास से जाता है. होलसेलर मतलब कोई एक एरिया में होलसेलर होता है. ठीक है, वो होलसेलर क्या करेगा? वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएगा. डिस्ट्रीब्यूटर जनरली कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एक या दो, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल डिस्टेंस, जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, दो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो गुड्स और जो सप्लाई करते हैं डीलर को. डीलर तालुका वाइज होता है. ठीक है, और अगेन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर तालुका. वो एरिया कितना बड़ा है, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो दो डीलर भी हो सकते हैं, तीन डीलर भी हो सकते हैं. अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनीज स्ट्रेटेजी.
वो डीलर क्या करते हैं कि रिटेलर का मतलब छूटक व्यापारी, उसको जो है माल सामान पहुंचाता है। सो यहाँ पे क्या होता है जनरली कि यहाँ पे पूरा जो सप्लाई चेन का जो बर्डन आता है वो किस पे आता है, कंज्यूमर पे। फाइन। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर को उसका कमीशन चार लोगों को, तीन लोगों को, जितने भी सप्लाई चेन में लोग हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है, रिटेलर अपना हिस्सा निकालेगा, डीलर अपना हिस्सा निकालेगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा निकालेगा, होलसेलर अपना हिस्सा निकालेगा, और मैन्युफैक्चरर वो मार्जिन अपना निकालेगा। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना अपना मार्जिन किससे चार्ज करता है, ऑब्वियसली कंज्यूमर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कंज्यूमर को होता है, और उसमें भी अगर अर्बन पॉपुलेशन है तो वो फाइनेंशियली साउंड होती है एज कंपेयर टू द रूरल पॉपुलेशन, बिकॉज दोनों का नेचर ऑफ द लाइफस्टाइल दोनों अलग है। फाइन, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादातर जो डिपेंड होती है वो सैलराइड पीपल होते हैं। फाइन, ऐसे लोग जो काम करके खाते हैं। बट गांव में जो लोग होते हैं दे आर मेजरली डिपेंड ऑन द फार्मिंग। एंड अभी आपको फार्मिंग में पता है कि फार्मिंग में आपको स्टेडी इनकम नहीं मिलेगी, इट इज़ अ सीजनल। ठीक है, जैसे कि अभी गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल अभी खत्म हुई, तो जब वो क्रॉप सेल करेंगे तभी वो उनके हाथ में पैसे आएंगे, कैश आएंगे। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस है गांव में, इसीलिए जो ये प्राइमरी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, इसको जो है एग्रेसिवली अगर ओपन किया जाए, वो एक्सक्लूसिवली गांव के लोगों के लिए। ठीक है, तो गांव के लोगों को काफ़ी सारी जो है वो राहत होगी। इसमें भी काफ़ी सारे एक्सटर्नल इश्यूज भी आते हैं कभी कभी, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर फील्ड में, गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसमें भी काफ़ी सारे एक्सटर्नल इश्यूज, जैसे कि राइट नाउ अभी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि उनका जो क्रॉप रेडी हो गया है वो जो एपीएमसी मार्केट यार्ड तक पहुंचाना। फाइन, गवर्नमेंट उनको काफ़ी रिलैक्सेशन भी दे रही है, लेकिन फिर भी वो दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फाइन, उसके बाद उनको पैसे मिलना, लिक्विडिटी। ठीक है, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। फाइन, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे नेचुरल चैलेंजेस। फाइन, के कुछ दिनों पहले ऐसे काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आ गए थे। ठीक है, ऐसे जिसको बोलते हैं कीड़, वो उन्होंने काफ़ी सारे किसानों को नुकसान किया। ठीक है, तो देर आर चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट और ये कोऑपरेटिव सेक्टर उनके लिए ये स्टोर ओपन करते हैं। और ये स्टोर में उनको बेनिफिट क्या होता है कि दे आर गेटिंग एसेंशियल कमोडिटीज एट अफोर्डेबल प्राइस। मार्केट में जो प्राइस है उससे अफोर्डेबल प्राइस पे उनको कमोडिटी मिलता है, एंड अल्टीमेटली उनके लिए ये बेनिफिट है। तो उनका जो कॉस्ट है, डे टू डे जो लाइफ का कॉस्ट है, ठीक है, वो भी कम हो जाता है, और उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलता है। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी कुछ ऐसे स्टोर है जो अपने कंज्यूमर को ऐसी फैसिलिटी भी देते हैं कि वो जो पेमेंट है, जो भी वो प्रोडक्ट लेते हैं, उनका पेमेंट वो सीजनल पेमेंट करे तो उनको अलाउ करते हैं। मतलब मान लो कि 3 महीने का एक सीजन होता है, तो सीजन के बाद वो जैसे ही वो क्रॉप सेल करके पैसे आते हैं तो उनको वो पैसे दे देते हैं। सो दीज आर द थिंग। ठीक है, तो ये हुआ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कोऑपरेटिव। देन कंज्यूमर स्टोर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड दिस स्टोर्स इन इंडस्ट्रियल एरिया where no more there are more than 300 workers in each company. फाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, जहाँ पे 300 से ज़्यादा लेबर है वहाँ पे ऐसे कंज्यूमर स्टोर्स ओपन किए जाए इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, बिकॉज आपने इंडस्ट्री एरिया देखा होगा, तो इंडस्ट्री एरिया जनरली कैसा होता है कि वहाँ पे कंज्यूमर स्टोर अवेलेबल नहीं है। तो इंडस्ट्री में लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्टोर अवेलेबल ना होने की वजह से उनको जो है
कोई नज़दीक के टाउन तक क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है और अपनी डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो है लेने जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के इनके लिए भी सोचा कि अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव अगर कोई ऐसी जगह कोई अपना स्टोर ओपन करे, फाइन, जहाँ पे उनको इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वहाँ के लोकल जो लेबर है उनके लिए भी बेनिफिट होगा और जो कंज्यूमर स्टोर ऑपरेट करता है उनके लिए भी बेनिफिट होगा। जैसे कि हमको एग्जांपल है कि भाई हमारे टाउन में जीआईडीसी है, फाइन। अब आप सोचो कि जीआईडीसी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब अगर उनको कोई भी नीड हो, जैसे कि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, या और कोई एसेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए और कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनको क्या करना आना पड़ेगा, यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ही स्टोर होगा तो क्या होगा कि ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो है, लेबर्स है, वहाँ से ही जो है एसेंशियल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से ले पाएंगे और उनको यहाँ पे इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। एंड दैट इज द मेन द रीजन। और इससे क्या होगा, उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच जाएगा, उनका जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, इससे वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे और भी अदर बेनिफिट्स है जो होंगे, फाइन। जो कंपनी के लेबर है वो कंपनी वाले को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज उनका जो लेबर है, उनका जो वर्कर है वो वहाँ पे रह के ही जो है काम कर पाएगा, वो कंपनी को ज़्यादा टाइम दे पाएगा और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है वो कंपनीज को होंगे। ठीक, तो ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी जगह पे ऐसे भी कोऑपरेटिव है जो इंडस्ट्रियल वर्कर को अफोर्डेबल प्राइस पे खाना देती है, फाइन, आपने शायद सुना होगा। तो जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी होती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को मान लो 5 रुपये में या 10 रुपये में वो लंच प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। सो दीज आर द सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो है वो वर्कर्स को भी दिए जाते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है कि इनसे वो अफोर्डेबल प्राइस पे वो अपना जो है डे टू डे का जो खाना और वो सब कर सकते हैं, and it is a good initiative taken by the central ministry, fine। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कंज्यूमर स्टोर्स, फाइन। In order to provide educational instruments to university and college, the government has undertaken the programs of developing such stores. In universities and college, special grants is given for this purpose by the government, fine। यूनिवर्सिटी और कॉलेज काफ़ी सारे ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको कंपलसरी चाहिए, फाइन। जैसे आप अगर फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो तो जनरली आप ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, ऐसे सब्जेक्ट भी आते हैं जहाँ पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हो, फाइन। बट ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रीम हैं जहाँ पे ऐसे कंपलसरी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज़ करना पड़ता है, फाइन। जैसे कि मान लो इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो चाहिए जो उनकी स्टडी में आते हैं, फाइन। उनको काफ़ी सारे चार्ट पेपर चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स होता है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है उनको कंपलसरी रखना पड़ता है, फाइन। अगर कोई डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग या अब हम बोले आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है तो सारे में जो है इक्विपमेंट, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उनको चाहिए। आइदर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या फार्मेसी का स्टूडेंट है तो उनको अलग से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको स्टडी के लिए चाहिए, फाइन। तो अगर वो ओपन मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि ओपन मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है वो सबसे ज़्यादा होता है, फाइन। सो अगर ओपन मार्केट से वो इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदते और वो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे स्टोर से खरीदते हैं जहाँ पे उनको अफोर्डेबल प्राइस में उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका जो है पैसा जो है बच जाएगा एंड दे कैन स्टडी वेल। ये ऐसे जो स्टूडेंट है
मतलब जिसके पास पैसों की कमी है, फाइन, दे हैव लेस मनी, पुअर फैमिली बैकग्राउंड है जिसका, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्टोर है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फाइन, जो रिच सेगमेंट है जिसके पास प्रॉपर फाइनेंशियली अच्छा बैकग्राउंड है उनको ये इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं, अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो पुअर सेगमेंट है, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन, ये सेगमेंट को ये जो स्टोर है बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे जो है सामग्री देगा। स्टेशनरी जनरली बहुत अच्छी मिलती है, अच्छे दाम पे मिलती है, बुक्स है एंड अदर थिंग्स, ठीक है, ये जो स्टोर है यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट कैसे होता है? फाइन, मैनेजमेंट एस्पेक्ट की यहाँ पे बात किया गया है। मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव में कौन कौन लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव का, उनकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे मैनेजमेंट करते हैं एंड ऑल। फाइन, सबसे पहले मैनेजिंग कमेटी। फाइन, मैनेजिंग कमेटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का जनरल मैनेजमेंट करने के लिए ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स मैनेजमेंट कमेटी होती है। जनरल मैनेजमेंट मतलब पूरा मैनेजमेंट आ गया, आइदर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, जितने भी फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस को ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट कमेटी। फाइन, और यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी का एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर मैनेजमेंट कमेटी एक्टिव होगी तो वो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है बहुत अच्छा चलेगी। फाइन, और सेम वे अगर मैनेजमेंट कमेटी एक्टिव नहीं है तो क्या होगा कि काफ़ी सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉड, ठीक है, यह सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनको पता है कि भाई क्या चल रहा है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कंसर्न भी है, इसीलिए मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, उनको अपने जो कंज्यूमर्स है, अपने मेंबर्स है, उनका भी बेनिफिट के लिए सोचना पड़ेगा। तो ओवरऑल सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन निभाता है? मैनेजमेंट कमेटी। सबसे ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग सबसे ऊपर होती है मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, तो उनको काम है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना, विजन मिशन डेवलपमेंट करना, कंपनी जो कोऑपरेटिव है उसका भला करना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ट्राई करना कि भाई जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनानी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर कोऑपरेटिव कैसे सर्वाइव करे ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज ज़्यादातर कोऑपरेटिव बनता है तो उनका जो है वो चाइल्ड डेथ हो जाता है। चाइल्ड डेथ का मतलब क्या है? बाल मृत्यु, कि वो कोऑपरेटिव बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से बना होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लोगों का इंटरेस्ट वो कोऑपरेटिव में कम होता जाता है। इवन मैनेजमेंट कमेटी भी वो कोऑपरेटिव में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव बंद होने लगती है। आपके आसपास भी ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल होंगे कि भी कोई भी कोऑपरेटिव ओपन होती है तो उसका जो विज़न और ऑब्जेक्टिव होता है बहुत अच्छा होता है कि भाई वो लोगों का सेवा करे, लोगों की भलाई करे, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड चलता जाता है वो कोऑपरेटिव वीक होती जाती है, और एक टाइम आता है कि वो कोऑपरेटिव को जो है मैनेजमेंट कमेटी ऐसा डिसीजन लेती है और वो कोऑपरेटिव को बंद कर देती है। फाइन, सो दैट इज द थिंग कि इसीलिए उनको प्रॉपर एक्टिव रखना, अच्छे मोड पे रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी का मतलब मान लो कोई कोऑपरेटिव में 5,000 मेंबर है, अब 5,000 मेंबर्स अपने कमेटी चुनेगी, ठीक है, इलेक्शन के द्वारा वो कमेटी बनाएगी, ठीक है, कि 5,000 मेंबर ने 50 लोगों की कमेटी बनाई, और नाउ दैट इज द रोल ऑफ 50 मेंबर्स इज इम्पोर्टेंट। वो 50 मेंबर की कमेटी का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फाइन, तो पूरा कुछ मैनेजमेंट वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव का कौन करेगी? वो कमेटी करेगी। फाइन, द मैनेजिंग कमेटी इज इलेक्टेड फ्रॉम द अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जैसे हमने बोला है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years। कितने साल तक उनको अपॉइंट करेगी? 3 to 5 years। बट यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि उन्होंने 3 to 5 years तक उनको अपॉइंट किया, बट
अगर इन बिटवीन अगर कुछ भी होता है तो मेंबर्स हैज पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट, राइट। मान लो 50 लोगों की कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया। अब 1 साल के बाद पता चला कि भाई ये कमेटी में से काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स जो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है, एंड दे आर नॉट एट ऑल बोदर टूवर्ड्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये लोगों के पास पावर है। आपको आपको शायद पता होगा कि हर साल में एक बार जो है एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। ठीक है, तो ये एजीएम में भी ये डिसाइड हो सकता है, और कोई इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई जाती है, कोई भी एजेंडा सेट करके मीटिंग में भी ये डिसाइड हो सकता है कि भाई मेंबर्स मिलके जो है इनको जो है वहाँ से वो मैनेजमेंट कमेटी से निकाल देते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कमेटी मेंबर्स जो है उसको जो पावर मिला है उसका गलत यूज़ भी करते हैं। फाइन। एंड देन क्या होता है कि जो लोगों में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो धीरे धीरे ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार ट्रस्ट जो उसके मेंबर्स का ट्रस्ट उठ जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो क्लोज डाउन की तरफ चलती है। फाइन, तो सभी लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना ये भी मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है, और उनका ड्यूरेशन 3 साल से लेके 5 साल तक होता है। और अगर वो 5 साल के बाद अच्छा काम करते हैं तो जो मेंबर्स है उनको विदाउट इलेक्शन भी उनको जो है रिन्यू कर सकते हैं, कि भाई वो लोग सर्वानुमत से ऐसा बोले कि मेजोरिटी जो मेंबर्स है ये इनको कंटिन्यू करने के पक्ष में है, तो वो 5 साल के बाद भी ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कंटिन्यू हो सकती है। फाइन, यह काफ़ी सारे ऐसी कमिटीज़ है जहाँ पे अगर कोई कंपटीटर आता है, कंपटीटर का मतलब अगर कोई और लोग जो बनना चाहते हैं तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, है ना। जैसे कि अमूल में शायद आपको पता होगा कि अमूल में हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शन होता है, फाइन, कि अमूल का चेयरमैन कौन बनेगा, तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन में उसके अमूल के मेंबर्स जितने भी है वो लोग मतलब वोटिंग देते हैं। और वो वोटिंग होने के बाद पता चलता है कि वो चेयरमैन कौन बनेगा और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर कौन बनेंगे, उसके मेंबर्स कौन रहेंगे, वो सारा कुछ इलेक्शन में तय होता है। ठीक है, तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, एक लोकशाही प्रोसेस है। और इसी से क्या होगा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी बनेगा, किसी की मेजोरिटी नहीं आएगी, किसी की मोनोपोली नहीं आएगी, बिकॉज उसको मैक्सिमम 3 से 5 साल तक काम करता है। इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी है, हमने अगर बेनिफिट देखे तो ड्रॉबैक्स भी देखते हैं। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज, कि अगर 3 से 5 साल तक ही मैनेजमेंट कमेटी काम करती है तो उनको खुद को पता है कि कई बार मैनेजमेंट कमेटी जो है अपने आपके लिए पैसे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देर आर सर्टेन वर्ड्स जैसे कि करप्शन है। ठीक है, और वो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं और पैसा बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूध सागर डेयरी है, ठीक है, महसाणा में है। तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज चल रहे थे, फाइन, जो अनएथिकल था, वो काफ़ी सारे इश्यूज भी बाहर आए थे। और भी बस बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइन, बिकॉज जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपना विज़न भी रखती है कि भाई मैं मैक्सिमम 3 से 5 साल तक रहूँगा, तो जो भी मेरे से हो सके मैं जो भी बटर मैं ले ले पाऊँ वो बटर जो है कलेक्ट कर लूँगा। फाइन, मतलब बटर मतलब बाय यूजिंग करप्शन मैं जो भी पैसा बनाना चाहूँ मैं बना लूँगा। फाइन, सो ये अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि लोगों को नुकसान होता है, उसके मेंबर्स को नुकसान होता है। उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के नीचे कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्व्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बीओडी बोलते हैं, हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। और वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी कैसे काम करती है उनको सुपरवाइज करते हैं। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज दे आर द अपर बॉडी ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, उनको सुपरवाइज करना, देखना, राइट। जैसे कि कभी कभी मैनेजमेंट कमेटी अगर गलत डिसीजन लेती है या गलत चीज़ें करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता चलता है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतनी हिम्मत है तो वो लोग उसको लोगों के सामने रखते हैं। बट
कई काफ़ी सारे केसेस में ये भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनको भी पता होता है ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, तो वो भी चुप हो जाते हैं और बदले में ये जो मैनेजिंग कमेटी है वो उनको बाय हुक और क्रुक उनको बेनिफिट्स कराती है। ठीक है, तो ये जो है अगर कार्टेल बन जाता है, अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, फाइन, तो लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानकारक है। फाइन, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना अच्छा, फाइन, जितना स्ट्रॉन्ग, फाइन, उतना ही वो कोऑपरेटिव इतना आगे जाता है। फाइन, और इसके उल्टा भी हो सकता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट कमेटी दोनों मिल जाते हैं, ठीक, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है वो इतनी अच्छी चल नहीं पाती। फाइन, मतलब 100% इफेक्टिवनेस के साथ नहीं चल पाती। ठीक है, अभी अभी हमने कल एग्जांपल देखा था अमूल का और लिज्जत पापड़ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइन, अमूल के एमडी है मिस्टर सोडी। कल उनका इंटरव्यू भी आया था कि भाई अमूल जो है वो पूरा कैसे काम करता है। हम अभी जो है मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में अमूल, ठीक है, जो अभी हेल्थ इमरजेंसी के टाइम में सबसे इफेक्टिवली काम कर रहा है। फाइन, कि सबसे पूरे वर्ल्ड में, सॉरी, पूरे इंडिया में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स उनकी एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन इंडिया में मेजोरिटी जगह पे जो मिल्क जो पहुंचाता है अमूल, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे चलता है ये भी उन्होंने बताया था। फाइन, और कहीं पे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कैसे पहुँचाई जाए। जैसे कि अभी राइट नाउ अहमदाबाद के काफ़ी सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे कर्फ्यू है। फाइन, सूरत के ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कर्फ्यू है। नाउ वहाँ पे जो है अमूल क्या करता है कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के वहाँ पे ऐसे पॉइंट उन्होंने बनाए हैं जहाँ से आप जो है मिल्क परचेज कर सकते हो। सो दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि नई स्ट्रेटेजी और इफेक्टिवली तुरंत बना देना। फाइन, सो ये जो है वो पावर है कोऑपरेटिव का। फाइन, जैसे सूरत में भी कर्फ्यू है तो अमूल वहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से मिलके वहाँ पे भी ऐसे मिल्क पॉइंट बनाए हैं जहाँ से उनको घर से बाहर न निकलते हुए या अपने सोसाइटी में ही उनको मिल्क का जो है फैसिलिटी मिल जाता है। सो दिस इज द पावर, बट ये कब पॉसिबल है? अगर आपका मैनेजिंग कमिटी स्ट्रांग है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रांग है, आपका पूरा कोऑपरेटिव इतना स्ट्रांग है फंडामेंटली, तभी ये प्रोसेस जो है वो मुमकिन होगी। देन थर्ड नंबर पे है चेयरमैन। आपने वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हेराकी पढ़ी होगी, तो हेराकी, दिस इज द हेराकी ऑफ कोऑपरेटिव। सबसे ऊपर मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सुपरवाइज करता है, देन उसके नीचे आते हैं चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोला जाता है। मतलब जो पूरा कोऑपरेटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है उसका हेड लीडर कौन होता है? चेयरमैन। ठीक है, वो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो पूरा कोऑपरेटिव ठीक से काम करे और उसको रिपोर्ट करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रिपोर्ट करेगा कौन? चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शंस ऑन द रिजोल्यूशन और डिसीजंस। ठीक है, जो भी डिसीजन मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, फाइन, और मैनेजमेंट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल के लेते हैं, उन पे काम करना किसकी जिम्मेदारी है? चेयरमैन की। और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? चेयरमैन। हियर चेयरमैन इन द कन्वेनिंग अथॉरिटी ऑफ द वेरियस मीटिंग्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेयरमैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। फाइन, कि चेयरमैन को जो भी स्ट्रेटेजी ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग का मतलब कौन? मैनेजिंग कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है चेयरमैन की। और जो बिजनेस में डे टू डे जो भी अपडेट्स होती है वो भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचना, मैनेजिंग कमेटी तक पहुंचाना, ये भी जिम्मेदारी किसकी हुई? चेयरमैन की हुई। फाइन, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहाँ पे उसकी स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए।
फाइन। सो यहाँ पे आपने जो पढ़ा था लीडर्स में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? फाइन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। फाइन। तो ये तीनों स्किल्स जो है लीडर में मतलब चेयरमैन में होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब अपने लोगों के साथ कैसे काम लिया जाए, बिकॉज चेयरमैन के नीचे तो सभी लोग जो काम करते हैं वो सभी हायरार्की चेयरमैन के नीचे आएगी, तो उनसे काम कैसे लेना। फाइन। ह्यूमन स्किल्स का मतलब एज अ ह्यूमन काम लेना। कोई भी लीडर होता है तो वो दो तरह का होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है और दूसरा पीपल ओरिएंटेड होता है। फाइन। प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर का मतलब क्या, कि एक ऐसा लीडर जो ऑलवेज अपने प्रोडक्शन को ऊपर रखता है। हमने आगे भी ये एग्जांपल डिस्कस किया था, फिर से कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो उसके कर्मचारी के, कोई एम्प्लॉई के हालत कब खराब हो गए, वो बीमार हो गया है, तो अगर कोई लीडर प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा तो वो लीडर क्या करेगा, वो लीडर ऐसा बताएगा कि कुछ भी हो आपको मिनिमम इतना तो प्रोडक्शन एक दिन में करना है, आपका हेल्थ कितना भी खराब हो। फाइन। बाई हुक और क्रुक आपको इतना तो आपको करना ही है। फाइन। और अगर वही लीडर पीपल ओरिएंटेड होगा तो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को ऐसा बोलेगा कि भाई इट इज़ बेटर टू टेक रेस्ट, आप रेस्ट कीजिए। फाइन। जो बाकी का काम है आप जैसे ही ठीक हो जाते हो आप दोनों काम एक साथ कर लेना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीपल ओरिएंटेड लीडर। फाइन। तो यहाँ पे अगर कोई लीडर हो तो वो ह्यूमन कंसर्न उसको रखना चाहिए। फाइन। तो दो स्किल की बात हुई, इंटरपर्सनल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स, एंड थर्ड वन इज अ टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ पे चेयरमैन जो टॉप में आता है तो सबसे पहले उसमें टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए चेयरमैन में, टेक्निकल नो हाउ उसमें होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज टेक्निकलिटी कैसे काम होता है, मान लो अगर कोई मिल्क से जुड़ा हुआ है, जो भी कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, तो वो कोऑपरेटिव में टेक्निकलिटीज क्या है उसको मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो काम करे। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब जो चेयरमैन के नीचे जितने भी एम्प्लॉयज और मैनेजर्स काम करते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा। ठीक है, और उनको जो है चेयरमैन ट्रस्ट करके कोऑपरेटिव रन करने के लिए देगा। फाइन। यहाँ पे चेयरमैन के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ सकते हैं, या कई कोऑपरेटिव में ऐसा भी होता है कि जनरल मैनेजर होता है, कि चेयरमैन के नीचे जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर के नीचे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सारे जो है जनरल मैनेजर के नीचे होते हैं। फाइन। और उनके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के नीचे होते हैं वर्कर और लेबर। दिस इज द हायरार्की। फाइन। तो ये लोगों का जो जनरल मैनेजर से लेके सब लोगों का मेन एम क्या है, मेन काम क्या है, टू रन अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को अच्छे से रन करना। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो चेयरमैन किसको पूछता है, ये लोगों को पूछता है कि भाई कैसे काम हुआ, क्यों हुआ, कितना करना है। ठीक है, तो इनकी जिम्मेदारी है कोऑपरेटिव को रन करना। फाइन। सो ये पूरा हायरार्की हुआ कि सबसे ऊपर मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी के बाद कौन कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद कौन आता है, चेयरमैन, और चेयरमैन के बाद क्या आता है, एग्जीक्यूटिव। और जो फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं वो लोग कौन कौन लोग काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग जो है फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं। उनको पता होता है क्या नो हाउ होता है, बॉटम लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने ऊपर के लेवल पे बताते हैं। फाइन, कि भाई ये प्रॉब्लम आता है। देन द रोल ऑफ चेयरमैन इज इम्पोर्टेंट, कि वो उसके बाद चेयरमैन क्या करता है, कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसर्न लेता है, मैनेजमेंट कमेटी का कंसर्न लेता है कि भाई हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अभी हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद चेयरमैन या डायरेक्टर जो भी आंसर देते हैं अकॉर्डिंगली ये लोग काम करते हैं। फाइन। सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक रखते हैं। फाइन। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फाइन। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।